सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के एक अहम और तारीखी दौरे पर हैं, जिसे आलमी तिजारत, खित्ते की बदलती हुई सियासत और बढ़ते हुए इलाकाई तनाज़ात के तनाजुर में गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। इस हवाले से एक अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि आया सदर ट्रंप सदर शी जिनपिंग को इस बात पर आमादा कर पाएंगे कि वो तेहरान को जंग के खात्मे और अमरीकी मुतालबात तस्लीम करने पर कायल करें। तो इस हवाले से पाकिस्तान का किरदार भी तेज़ी से अहम होता दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में आज चीनी वजीर खारजा ने नायब वजीर आजम इसाक डार से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें चीन ने पाकिस्तान से ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारती राब्तों और सालिसी की कोशिशों को मजीद फ़ाल बनाने की दरख्वास्त की। उधर जंग के उरूज के दौरान इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के मुत्तहदा अरब अमारात के मुबैना खुफिया दौरे के इंकशाफ ने भी खित्ते में नई तशवीश पैदा कर दी है। अगरचे मुत्तहदा अरब अमारात ने ऐसे किसी खुफिया दौरे की तरदीद की है, लेकिन बदलते हुए इलाकाई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के तनाजुर में यूएई और इसराइल के बढ़ते हुए ताउन को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। सवाल ये भी है कि खित्ते में तेजी से बदलती हुई ये सिफारती और स्ट्रेटेजिक संबंधियां किस समत में जा रही हैं। एम्बेसडर साहब, ये बताइएगा कि चाइना और अमेरिका के हेड ऑफ स्टेट्स की मुलाकात, आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं और क्या अब चाइना ईरान पर अपना इन्फ्लुएंस आपको इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो इस चाइना बायलैटरल मीटिंग चाइना यूएस यकीनन दोनों दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत तरीन ताकतें हैं। एक वो तो माशी ताकत बन चुकी है तकरीबन, और दूसरी जो है वो शुरू से अस्करी ताकत भी है। तो जाहिर है ये दोनों सरबराहान, आपने देखा कि आज डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज में वैसे वो बात करते हैं उससे बिल्कुल एक स्टेट्स पर्सन की तरह, आज एक नपे तुले अंदाज में जिस तरह करनी चाहिए स्टेट विजिट पर, एक लफ्ज भी आगे पीछे कोशिश नहीं उन्होंने कहा कि वो हो जाए, और बड़े उस अंदाज में कि कोई स्लिप ऑफ टंग की वजह से कोई मामला न बढ़ जाए। आपने देखे कि चाइना अपनी एक साइड पर डिप्लोमेटिक अंदाज में जो कहना चाहता था उसने कह दिया, और खासतौर पर ताइवान के हवाले से, क्योंकि चाइना की एक ही रेड लाइन है और सबसे बड़ी रेड लाइन है, वो है ताइवान। और ताइवान के बारे में जिस अंदाज में शिपिंग ने कह दिया, नॉर्मली अगर आप आज से 20 साल पीछे जाएं या 10 साल पीछे जाएं तो चाइना इस अंदाज में बात नहीं करता था। वो कहते हैं कोई इशू कुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, और फिर कहते हैं कि चाइना कुड बी ताइवान कुड बी पार्ट ऑफ चाइना, इज अ पार्ट ऑफ चाइना एंड कुड बी टेकन ओवर इवन बाय फोर्स इफ रिक्वायर्ड। मतलब इस किस्म के अल्फाज और कलमात नहीं हो रहे। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात आपने की ईरान के हवाले से। ईरान के हवाले से अगर मार्को रूबियो की गुज़श्ता शब की अगर हम स्टेटमेंट को देखें, जेडी वैंस के स्टेटमेंट को देख लें जो गुज़श्ता शब उन्होंने दी है, मार्को रूबियो ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम चीन से चाहेंगे और चीन से हम कहेंगे कि अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से और इरिक्विट के हवाले से। और दूसरा, जेडी वैंस ने कहा कि हमारी जो है वो डायलॉग चल रही है, हमारे टॉक्स चल रहे हैं, और यकीनन उसका अयादा कर दिया फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात करके कि इसको मोमेंटम दिया जाए। इन तमाम का लोबे-लबाब क्या हुआ? तमाम का लोबे-लबाब ये हुआ कि कुछ चीजें तो जाहिरन, कुछ चीजें बातनन, वो ये है कि उसमें जरूर यकीनन इन्फ्लुएंस चाइना का, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट है। 1.5 मिलियन जो है तो तेल वहां से चाइना खरीदता है, 40% चाइना की टोटल वहां से तेल जाता है अब नए हॉर्मुज से, तो नहीं चाहेगा, एनर्जी जाती है, वो भी चाहेगा कि इस तरह मामला हो। और आखिरी इशारा यही मिला है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे दोनों राजी हो गए हैं, और जो एनरिचमेंट है उसके बारे में भी गुफ्तगू हुई है। आखिरी इस पे आगे चल के आप चाहेंगे तो मजीद अच्छा हो जाएगा। राइट। ब्रिगेडियर साहब, क्या चाइना जो है वो रीजन में सिर्फ डिप्लोमेटिक रोल ही प्ले करेगा आपके ख्याल में, या फ्यूचर में उसकी कोई सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ती दिखाई दे रही है आपको? फादिल, देखें, हर हालत में ईरान विल लाइक टू रिमेन इन्फ्लुएंस मिलिटरीली आल्सो, क्योंकि उसको पता है कि इजराइल के यहाँ पर ग्रेटर इजराइल के क्या डिजाइन हैं, और इजराइल इसलिए चाहता है कि इजराइल को बिल्कुल डेसिमेट कर दे,
उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, उसके मिसाइल प्रोग्राम्स को रिजीम चेंज कर दे। ये 3 उसका डिजाइन है, ताकि रिजीम अपनी मर्जी के लाके रक्षा पहलू को बेटे भी उठाए और मिसाइल का हमेशा के लिए थ्रेट खत्म हो जाए, न्यूक्लियर का थ्रेट खत्म हो, ताकि व्हेन एवर वो यहाँ से निकलता है, एक्सर्ट करता है टुवर्ड मिडिल ईस्ट अपने ग्रेटर इजराइल के डिजाइन को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसको पीछे से कोई थ्रेट ना हो, ना ईरान का थ्रेट हो, ना उसके प्रॉक्सीज का, लाइक हिजबुल्ला, हमास, हूती, ऑल शुड हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। ये उसका क्लियर डिजाइन है, वेरी क्लियर। ये मेरे ख्याल में एनर्जी मिडिल सिक्योरिटी ईस्ट के लिए भी कंट्री जो है वो चाइना कुछ अपनी सर्विसेज दे सकता है या अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है एनर्जी के बहुत ज्यादा देखिए एनर्जी वो यहाँ से जब इससे पहले यहाँ से 70% ऑयल वो निकाल रहा था ईरान से और 50% रिबेट के ऊपर निकाल रहा था। तो और फिर उसे वेनेजुएला का ऑयल पे भी अमेरिका ने कब्जा कर लिया। अब उसको ईरान में ब्लॉकेट लगा के वो इसको भी रोक रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी अगर जैसे ब्लॉकेट लगा हुआ है तो पूरे मिडिल ईस्ट का जो सऊदी का ऑयल है वो नहीं जा रहा, गैस नहीं जा रही। तो दैट इज अ बिग एनर्जी क्राइसिस फॉर ईरान, ये चाइना के लिए। चाइना दे नॉट वेरी ओपन बट दे वेरी नो कि क्या अमेरिका चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है टू इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट ईरान चाइना को, और उसके लिए वो जहाँ जहाँ से ऑयल ले रहा है उसको रखे ताकि वो अपनी मर्जी से चाइना को ईरान ये ऑयल बेचें और जब चाहे उसको कंट्रोल कर लें ऑयल से। दिस व्हाट इज द डिजाइन ऑफ द ट्रम्प। लेकिन खलीजी ममालिक का इंटरेस्ट भी होना चाहिए और ईरान का इंटरेस्ट यही है कि ईरान शुड रिमेन स्ट्रॉन्ग और खलीजी ममालिक को अपनी दोबारा रिविजिट करनी चाहिए सिक्योरिटी पॉलिसी के विद अमेरिका और इस्लामिक वर्ल्ड, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, व्हाटएवर इट इज, एज लॉन्ग एज ईरान और खलीजी ममालिक आर टुगेदर, इट्स अ बिग फोर्स टू रेकन विद। नाउ ये प्रूव हो चुकी है। इसको कैसे यूटिलाइज करना है, आई थिंक चाइना शुड हेल्प, पाकिस्तान शुड हेल्प, तुर्की शुड हेल्प। दैट्स हाउ दे विल मेक एक न्यू सिक्योरिटी इसके अंदर एक में परफॉर्मेंस ये बनेगी। फेयर इनफ। चीमा साहब, इस इम्पॉर्टेंट विजिट पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को भी कॉल की। क्या चाइना जो है वो मशरिक़ वस्ता तनाज़े में डायरेक्ट रोल प्ले करने के बजाय पाकिस्तान के थ्रू आगे बढ़ना चाहता है? हाउ डू यू एनालाइज द सिचुएशन? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जारी बात है, आपको याद होगा जब ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ था तो इसाक डार साहब चाइना गए थे, 5 पॉइंट फार्मूले पे बात हुई थी कि पाकिस्तान और चाइना 5 पॉइंट फार्मूले पे यकीन रखते हैं, जिसमें बहुत सारी बातें थी इंक्लूडिंग कि यूएन का रोल होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान एंड चाइना इन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन हमेशा रहते हैं, जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन में और ख़ास तौर पे अमेरिका और ईरान के दरमियान जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें पाकिस्तान चाइना को अपडेट करता रहता है और इंगेज भी रखता है। और ख़ास तौर पे आपको पता है राघजी साहब भी गए थे। लेकिन ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दौरे के अंदर ये जो ट्रम्प साहब का दौरा है, ये हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, और क्योंकि हमारे दोनों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आपको पता है इस वक्त। ये आपको पता है कि इस दौरे के अंदर जो ट्रम्प साहब हैं वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक अच्छे गुडविल जेस्चर्स दे रहे हैं चाइनीज़ को, और उन्होंने अपनी टोन, टेनर, अपना अंदाज बहुत बेहतर कर लिया है। वो जैसे वो कहते हैं ना कि दे वांट टू विन द हार्ट्स एंड द माइंड्स ऑफ द चाइनीज़, और इसीलिए चाइनीज़ लीडरशिप जो है वो उन्होंने वॉर्न भी किया है, कॉशियस अप्रोच भी की है, फ्यूचर की भी बात की है। वॉर्न किया है ताइवान के ऊपर, बायलैटरल टाइज के हवाले से कहा है कि इसको ख़राब ना करें। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारे साथ कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ये 3 साल और उसके बाद का ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ इस्टेब्लिश करें। ये जो अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, मामलात ऊपर नीचे होते रहते हैं, हमें इस अंदाज से ना देखें। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कल हुई है वो ये है कि ट्रम्प साहब को वो टेम्पल ऑफ हेवन में लेके गए हैं, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ पे पुराने दौर के जो बादशाह हैं वो अच्छी फसलों की, अच्छे दिनों की दुआएं किया करते थे। तो बेसिकली शी जिनपिंग जो है वो ट्रम्प को ये कह रहे हैं कि भाई आओ मिल के कारोबार करें। इसीलिए ट्रम्प भी यही टोन एंड टैनर लेके गए हैं कि आओ मिल के काम करें, कारोबार करें। and he abstained talking about Iran when reporters particularly asked question, तो वो ताइवान, सॉरी
जी, और दूसरा मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ईरान के हवाले से भी वो कह रहे हैं, हालांकि ईरानी अमेरिकन पोजीशन कमजोर लग रही है यहाँ पे, कि वो कह रहे हैं कि जी हम बात करेंगे, मार्को रूबियो ने कहा जी कि हम बात करेंगे कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुलवाएं। देखिए, चाइनीज नहीं चाहते कि अमेरिकन मजबूत नजर आए। चाइनीज क्या चाहते हैं कि उनकी तेल की सप्लाई जारी रहे। चाइनीज ये चाहते हैं उनका कारोबार वहां पे चलता रहे। चाइनीज नहीं चाहते कि अमेरिकन जो है वो यहाँ से अच्छे अंदाज से निकले। वो समझते हैं वो यहाँ पे फंसे रहे, इनकी ग्लोबल आउटलुक अच्छी नहीं है, एक कमजोर पोजीशन में होंगे, तो वो क्यों ईरान को व्हाट अबाउट देयर ऑयल सप्लाईज, वो उसके बारे में उनका कोई कंसर्न होगा आपके ख्याल में कि नहीं? जो उनका 40% रिलायंस है। अब्बासी साहब, शी जिनपिंग ने तो ये कहा है कि हम तो अमेरिका से तेल लेना चाहते हैं, बताएं कितना तेल आप हमें देंगे। तो ट्रम्प गए थे बोइंग जेट्स बेचने, ट्रम्प गए थे सोयाबीन बेचने, उन्होंने तेल की भी ऑफर कर दी है। बिकॉज अमेरिकन बड़ी प्राइड लेते हैं ना कि हमारे पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व पड़ा हुआ है, अगर ये सब कुछ रुक भी जाए तो हम अपना, अब उन्होंने खोल ही दिया वो अपना देना, तो अच्छा ठीक है। फॉरेन पॉलिसी में तो ये बड़ी हिट है। जमील साहब इस पर ज्यादा बेटर कमेंट करेंगे कि जब वो अमेरिकन को कहते हैं कि भाई आप अपना तेल बेचें, हम वो खरीद लेंगे, लेकिन फंसे रहे आप यहाँ। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस बिल्कुल। वो उनको देखें, वो बड़ी बड़ी कॉशियस उनकी अप्रोच होती है चाइनीज की। वो आपको अलर्ट भी करते रहते हैं, लेकिन उनके क्योंकि ऑल्टरनेट मैकेनिज्म मौजूद हैं। वो ट्रम्प साहब क्या चाहते हैं? एनर्जी डोमिनेंस चाहते हैं। तो उन्होंने बेसिकली देखिए ब्रॉडर रिलेशंस को ठीक करने के लिए जो छोटी छोटी चीजें वो ट्रम्प से लेना चाहते हैं वो लेंगे। देखिए, इस दफा ट्रम्प कमजोर पोजीशन में है। लास्ट टाइम जब ट्रम्प गए थे तो $250 बिलियन की डील साइन हुई थी, और वो बड़े तादाद में अपने सीईओज लेके गए थे। इस दफा सीईओज भी कम है, इतने डील्स भी साइन होने के चांस नहीं है। तो इस वक्त चाइना ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग पोजीशन में है, और अमेरिकन लीडरशिप इस चीज को समझती है कि हमें इस वक्त, लेकिन क्योंकि वहां पे आप देखें ना कि जब उन्होंने कहा जी कि आप तो ग्रेट लीडर हैं, फिर उनके आर्मी चीफ को ट्रम्प ने सलूट कर दिया। तो ये जो ऑप्टिक्स है, ये वो बेसिकली वो हार्ट्स एंड माइंड्स विन कर रहे हैं चाइनीज के, और असल में तो वो कारोबार के हवाले से बिजनेस रीसेट करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका में बड़ा मसला ये है कि हमने हर चीज चाइना से नहीं लेनी, टेक्नोलॉजी के हवाले से एआई पे पाबंदियां हैं, चिप्स, दिस दैट, तो मेरा ख्याल है कि वो एक कॉशियसली एंगेज करना चाहते हैं। That war has become a serious trouble for Americans, क्योंकि that's why he delayed his visit, otherwise he had to be there in April if I'm not mistaken। अप्रैल की जो डेट थी कोई जी, मार्च से 30 से लेके अप्रैल 2 तक। जी एम्बेसडर साहब, ये जो बात की है चीमा साहब ने, बड़ी मज़ेदार बात की है वो कि चाइना जिस तरह ऑफर कर रहा है, तो आपके ख्याल में आप इसको कैसे वैसे देखते हैं कि क्या वो जो ईरान से ऑयल सप्लाईज आती हैं और उसको वो सब्र कर लेगा और अमेरिका को वहाँ फंसा के रखेगा और अमेरिकन ऑयल बाय कर लेगा, लेकिन अमेरिका को किसी ना किसी तरह इंगेज रखेगा? आपका भी यही ख्याल है या आप इसको ज़रा मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं? और एक एडिशनल सवाल भी मैं आपसे कर देता हूँ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी, कि 1972 में हमने देखा था कि सदर निक्सन और अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर ने एक साथ चाइना का विज़िट किया था। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और हेक्सद इकट्ठे इस विज़िट पर गए। सो ये क्या इसकी ऑप्टिक्स क्या हैं, और क्या अमेरिका और चाइना के दरमियान कोई डिफेंस रिलेशनशिप का भी चांस है? मतलब कोई इनके साथ अच्छा कोई ब्रेक थ्रू भी हो सकता है? नहीं, डिफेंस के लिहाज से तो खैर एआई की रेगुलेशन के बारे में अमेरिका भी कंसर्न है, चाइना भी कंसर्न है। चाइना बड़ी तेजी से स्पेस वेपनाइजेशन कर रहा है रशिया की मामलत से। इस पे बहुत सारी लिटरेचर, बहुत सारा मवाद अवेलेबल है, और अमेरिका को इसका कंसर्न भी है। वो तो खैर चले एक मिलिटरिस्टिक बात है। आपका पहला सवाल जो है वो तिजारत के हवाले से, चाइना को जहां से सही सस्ता ऑयल मिलेगा बगैर स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी के, तो वो चाइना लेगा उसका। और अमेरिका पहले अपने तो $6 पर गैलन पे पहुंच गया है $2 से, पहले उसको तो सस्ता कर लें, उसके बाद फिर जाके वो चाइना को सप्लाई कर सकेंगे। ये ऑप्टिक्स है सिर्फ इस वक्त फिलहाल, जब तक चाइना जब यूनाइटेड स्टेट्स वो ऑयल की शेल ऑयल्स हैं उसके, जब वो इतने एक्सप्लोरेशन करेगा, इतनी उसके पास रिफाइनरिंग कैपेसिटी हो जाएगी कि वो चाइना को वाफिर मकदार में सप्लाई कर सकता है, और चाइना तिजारती तौर पर इसको अब तो वेनेजुएला का तेल भी है उनके पास। जी हाँ, वेनेजुएला का भी तेल है, चाइना वेनेजुएला से ही ले रहा था वो शॉर्टेज। और क्या उनके पास रिफाइनरी की कैपेसिटी नहीं है? मेरा तो ख्याल है कि जितना रिजर्व उनके पास है, आई थिंक वो बैकअप भी उनका अवेलेबल होगा। मैं इसको खुद भी चेक करूंगा। नॉट ओनली कैपेसिटी, अगर आप अपने रिसर्चर्स को बताएं, क्योंकि वो शेल ऑयल ज्यादातर उनके पास है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग वो मिडल ईस्ट के जो ब्रेंट ऑयल है और जो थिन ऑयल है उसके मुकाबले में ज्यादा है। मेरा जानना ये है, लेकिन इसको मजीद रिसर्च करवा, मैं खुद भी रिसर्च करूंगा।
या इस पे जरा बात कर लेते हैं मजीद के उसके क्या है। देखिए, बात जो मोटी सी बात की है दोनों लीडरान ने, वो ये की है कि यूएस चाइना जो है उनके कॉमन इंटरेस्ट वो दैट आउटवेज द डिफरेंसेज, जो उनके इख्तलाफात हैं उस पर हावी आ जाते हैं उनके कॉमन इंटरेस्ट। तो ये बात उन्होंने एक बड़ी पंचलाइन किस्म की है। और दुनिया जिस तरफ रुख चल रहा है, दोनों जिस तरह ताकत बढ़ाते जा रहे हैं, ये भी दुरुस्त है कि अमेरिका इस वक्त भी दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है। अमेरिका की एक्सपोर्ट इस वक्त वो है 3.1 ट्रिलियन है, और चाइना की उससे थोड़ी सी ज्यादा हुई है, कोई 7.7 यानी 3.8 ट्रिलियन के करीब है उसकी। और अगर पैरिटी आप देखें, इसकी परचेज पावर पैरिटी देखें तो 30 ट्रिलियन है अमेरिका की, जबकि चाइना की 40 ट्रिलियन है। तो इसी तरह भी चाइना कुछ मामले में आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी की साइज के लिहाज से देखें तो अमेरिका का इकोनॉमी साइज बड़ा है चाइना से। इकोनॉमी उसकी 30 ट्रिलियन के करीब उसका साइज है, जबकि चाइना का साइज 19 ट्रिलियन है। ये छोटी छोटी बातें की है, लेकिन क्योंकि चाइना ने 2025 तक का जो 35 तक का जो अपना हाँ कि वो टेक ओवर कर लेगा, इसका उनकी इकोनॉमी का साइज इससे बड़ा हो जाएगा अमेरिकन। जी, जो उसने रोड मैप बनाया है उसके अहदाफ हासिल करने के लिए वो अपनी तकोदो उसको जारी रखेगा और अपनी चाहेगा कि स्ट्रेटेजिक तौर पर भी मुस्तहकम रहे और इकोनॉमिक तौर पर भी मुस्तहकम रहे। किसी कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त नहीं जाना चाहता और नहीं वो चाहेगा। हम बार बार कहते हैं कि चाइना क्यों नहीं मुदाखलत करके या किसी तरह अपना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करके ईरान को इस बात पे राजी कर लेता है कि हरमुज़ खोल दे। और अगर आप एम्बेसडर साहब इस पे जरा सिर्फ ब्रीफ वन लाइनर कमेंट दे दें, जो भी चीमा साहब ने भी बात की, आप मैं जरा सा थोड़ा सा उसको लिंक करना चाहता हूँ कि आप भी ये समझते हैं कि चाइना अमेरिका को यहाँ एंगेज रखना चाहता है या नहीं? आपके ख्याल में वो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहता है? नहीं, चाइना के यकीनन बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है कि वो यहाँ उलझा रहे, उसकी जान छोड़े ताइवान के साइड से और मलाका वाली साइड से। मलाका वाला साइड पे पहले वेपनाइजेशन हो रही थी, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन छोड़ दी थी उन्होंने, आके उनके गले पर बैठ गए थे। अभी कम से कम उनके गले से वो उतरे हैं और इस तरह उलझे रहे, तो उसको चाइना को इसमें अलबत्ता उनके चाइना के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इस इलाके में, जैसे ईरान के साथ 400 बिलियन का उनका स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है और इन्वेस्टमेंट का है, वो चाइना के साथ 5 साल गुजर गए हैं, बाकी 20 सालों में वो इशारा करना है। उसके अलावा ईरान ही उनके पास है जो कि उनके एक डोमिनेंस देता है इस पूरे खिते में। अगर उनका इन्फ्लुएंस चाइना पे ईरान पे रहता है, अगर ईरान का इन्फ्लुएंस के हाथ से निकल जाए, इजराइल उसको टेक ओवर कर अपनी इन्फ्लुएंस कायम कर ले, रिजीम चेंज करके या अमेरिका रिजीम चेंज करके कर ले, तो वो कहाँ गया वो ख्वाब SCO का और कहाँ गया वो ख्वाब जो BRI वगैरह का है। तो इसलिए ज़ाहिर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इनके हैं और चाइना एक तरफ तो तजारती, दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। राइट। ब्रिगेडियर साहब, भारत जो है गुज़िश्ता साल से अमेरिकन प्रेसिडेंट को दौरे की दावत दे रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले चाइना का इंतखाब किया। इससे जो आपको क्या लगता है, ये जो भारत की एक हिकमत अमली है, इसको कितना सेटबैक मिला है, जिसके तहत वो जो है वो कंटेन चाइना पॉलिसी का फ़ायदा उठाकर इलाकाई जो थानेदार बनने की कोशिश कर रहा था? हमने तो खैर पिछले साल उसको सबक सिखाया और हमसे भी उसकी मिथ टूट गई, लेकिन ज़रा इकनॉमिकली चाइना एक बहुत बड़ी फोर्स है, एक इमर्जिंग सुपर पावर ही है वो भी। सो आप क्या समझते हैं जो चाइना अमेरिकन प्रेसिडेंट का जाना है, जो इनकी फॉरेन पॉलिसी को धचके लग रहे हैं, इनके डिफेंस को धचके लग रहे हैं, इस विजिट से भी उनको लगा तो होगा, क्योंकि इंडियंस तो अमेरिका को अपने से बहुत क्लोज समझते थे और उनका ख्याल था कि चाइना को अंडरमाइन करने के लिए अमेरिकन हमको सपोर्ट करेंगे। बिफोर 2025 में का सिनेरियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस विजिट से क्या सोच रहे होंगे इंडियंस? जरा मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी जो है वो बताइए। देखिए, इंडियन बड़े अपसेट होंगे डेफिनेटली। वजह ये है कि आपके सामने जिस तरीके से बिना मरसूस में इंडिया को एक कर्सिंग रिपीट हुई है, वो आइसोलेट हुए हैं दुनिया में, मुँह काला हुआ, शर्मिंदगी हुई है। फिर उसके बाद आपने उन इंडियन आर्मी एक्सपोज हो गई है कि इट्स नॉट फाइटिंग आर्मी। अगर फाइटिंग आर्मी आप देख लें कि इतनी बड़ी फौज 3 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल शिकस्त फाश, एयरफोर्स ग्राउंड हो गई, एयर डोमिनेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद ईरान को देख लें, वो एक स्ट्रॉन्ग पावर इमर्ज हुआ और इन्होंने बड़े अफसोस कर रहे होंगे कि हमने गलत इजराइल के साथ चले गए। ईस्टर्न को ऑयल भी फ्री मिलता, सस्ता मिलता था। उसके बाद ये ईरान में जाके अपने चाबाद पोर्ट भी इनको मिला हुआ था और वहाँ से और डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज भी ये करते थे, सारी खत्म हुई, ईरान ने इनको आउट कर दिया। नाउ इज द टाइम आप ये देख लें कि
ये चाइना का और अमेरिका को जितना नज़दीक होंगे इंडिया के लिए उतनी ही प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। इंडिया विल बी साइड लाइन एंड पाकिस्तान को और ज़्यादा अहमियत मिलेगी, क्योंकि जहाँ भी चाइना अमेरिका नज़दीक होंगे, चाइना विल टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान की डोमेस्टिक अफेयर, पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म, सीपैक की बात, ट्रेड बढ़ाने की बात, प्रेसिडेंट ने कहा ना चाइना के कि वी वांट ट्रेड। बट ब्रिगेडियर साहब जरा इसको जरा इलेबोरेट करें कि जैसे पाकिस्तान से अमेरिका की रिलेशनशिप बुनियानुम मरसूस के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट का इंस्पायर होना हमारे फील्ड मार्शल से और पॉलिटिकल लीडरशिप से पाकिस्तान के लिए इतने पॉजिटिव रिमार्क्स, मैं तो कहता हूँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने प्रमोशन की है। क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल बहुत बड़े इवेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर करता रहा हूँ, हैरानी होती है कभी कभी शायद कितने बिलियन डॉलर्स किसी कंट्री को रिक्वायर्ड होते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, इतने जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए इज्जत रखी या जो एक मकाम रखा है। लेकिन ये जो चाइना भी चले जाना अमेरिकन प्रेसिडेंट का और इंडिया को घास ना डालना, ये कितना उनके लिए सेटबैक होगा, जरा इसको आप जरा एक्सप्लेन करें, क्योंकि दोनों उसके मंसूबे रह गए ना, पाकिस्तान की भी तारीफ हो रही है और चाइना के पास जाकर भी जिस तरह चीमा साहब ने और एम्बेसडर साहब ने भी बात की कि बड़े दबे दबे अल्फाज में और बहुत डिफेंसिव होकर अमेरिकन प्रेसिडेंट और बड़े स्वीट होकर बात कर रहे हैं वहां पर। इसलिए कि एक तो बात है कि प्रेसिडेंट खुद भी ये ईरान और अपनी वॉर में बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयल हो गए, फंस गए। नंबर 2 बात ये कि आप ये देख लें कि अमेरिकन इंडिया से बहुत नाराज भी थे। इंडिया ने जो पॉलिसी रखी, अमेरिका को चीट किया, इधर जो इनसे रशिया से ऑयल लेते रहे, सस्ता ऑयल लेके और उसको रिफाइन करके महंगा बेचते रहे, वो भी बात होती रही। फिर जब भी प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने जंगबंदी कराई, इंडिया ने उसको रिफ्यूट किया। जब भी कहा कि 8 जहाज गिरे, इंडिया ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया। जबकि खुद ये गए तो ये चीज़ें बीट कर दिए उन्होंने। प्रेसिडेंट ने कोई 100 दफ़ा बात की कि मैंने जंगबंदी कराई है। व्हाट डज इट मीन ही वाज स्लैपिंग ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर फेस कि तुम शर्म करो, तुमने मुझे कहा और मैं तुम्हें रोज सुनाता हूँ कि कभी तुम्हें शर्म आ जाएगी। दिस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यही होता है ना कि आप बार बार रिपीट करते हैं, बताते हैं व्हाट हैज बीन डन, द अदर पार्टी नोज इट व्हाट हैज हैपेंड। तो इसके साथ साथ देन एक इस रीजन में पाकिस्तान री इमर्ज एज अ रीजनल स्टेबलाइजर। ईरान पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ, चाइना पाकिस्तान के साथ, स्मॉल कंट्री नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, सो ऑल विद पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान के बहुत से ताल्लुकात। सो पाकिस्तान को इसलिए दे वांट दे एंड दे रियलाइज, यानी आप कह रहे हैं अगर चाइना अमेरिका की रिलेशनशिप भी बेटर होती है उससे भी पाकिस्तान को फायदा है, क्योंकि दोनों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के लिए प्रेशर्स कम होते हैं, ईरान का इशू रिजॉल्व होता है तो हमारा गैस पाइपलाइन वाला मंसूबा भी अल्हम्दुलिल्लाह और कई प्रोजेक्ट्स चीज़ें चल सकती हैं। साथ साथ जो है वो इंडिया बस अल्लाह ताला पाकिस्तान पे खैर वाला मामला है, लेकिन इंडियंस की फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसीज दोनों जो हैं इस वक्त 8-0 पे ही चल रही हैं मेरा ख्याल है। और मैं जरा चीमा साहब जी, यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट ब्रिगेडियर साहब? देखिए एक और देखिए ना कि अब आप मुझे बताएं, जब पाकिस्तान अमेरिका की और ईरान की सालिशी कर रहा है, ये उनके फॉरेन में की जुबान थी गैर सफारती जुबान, यू थिंक ये अमेरिका ने लाइक की होगी? या चाहते कि पाकिस्तान व्हाटएवर इज डूइंग एंड ईरान व्हाटएवर इज डूइंग, हार्ट एंड सोल ऑफ चाइना इज इन इट। प्लीज रिमेंबर वेरी क्लियर, हार्ट एंड सोल ऑफ चाइना पॉलिसी इन पाकिस्तान के और ईरान में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान हर वक्त को बताता है, भी अपडेट भी करता है और उनकी दर्श में ले, तो ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान का रिलेशन विद अमेरिकन विल नेवर बी एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। चाइना से जो हमारी रिलेशनशिप है वो भी ऑलवेज नो कि हमारी से कैसी है, टाइम टेस्टेड, कोई डाउट नहीं है। राइट। चीमा साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस दौरे से ओवरऑल रीजनल पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट आना है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब उनका यहाँ का विजिट, जिस तरह अभी एम्बेसडर साहब ने भी उसको टच किया, ब्रिगेडियर साहब ने भी मिलिट्री पर्सपेक्टिव से और फॉरेन, अब तो ब्रिगेडियर साहब जो है फॉरेन पॉलिसी भी बात कर सकते हैं ना, क्योंकि मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट विजिट था, इससे क्या कुछ रीजन क्या अचीव कर सकता है अगर ये डायलॉग सक्सेसफुल होते हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ अगर जाती? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है, इसकी मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। देखिए पहली बात तो ये है कि अमेरिकी सदर ने अपने तमाम जो प्रेडेसेसर्स जो थे उन सब की पॉलिसी को चेंज कर दिया। आप देखें कि पिछले कम से कम 16 साल से
अमेरिका के अंदर ये था कि हमें इंडो पैसिफिक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, अलायंसेस बनाने हैं। ट्रम्प ने कहा कि मुझे अलायंसेस की जरूरत नहीं है, मैं क्यों चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया को एम्पावर करूं, स्ट्रांग करूं कि वो चाइना को मैनेज करें। अमेरिकन कहते हैं, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी आई है वो कहते हैं कि चाइना तो ऑलरेडी एक पावर है जो राइज कर चुकी हुई है, इसको मैनेज करना है और मैनेज अकेला अमेरिका कर सकता है, हमें पार्टनर्स की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी शिफ्ट है, पहली बात। इसी वजह से जो आपने देखा होगा, जो क्वाड जैसा प्लेटफॉर्म था, जिसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, जिसमें इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया थे, उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। ट्रम्प, पहले बाइडेन ने इंडिया आना था इसके लिए, वो नहीं आए थे क्योंकि इंडिया, मोदी के इलेक्शन हो रहे थे। फिर ट्रम्प पावर में आए, पहले साल नहीं आए, दूसरे साल अभी फिर उन्होंने आना था लेकिन वो नहीं आए। अब वो इंडियंस कह रहे हैं कि ये हमारी इंसल्ट हो रही है, आप इसे हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल से मिनिस्टर लेवल पे कर दें। तो ट्रम्प ने बेसिकली चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कंफर्टेबल कर दिया। उन्होंने कहा है कि मेरी पॉलिसी आपके इर्द गिर्द, जो आपका चाइनीज बैकयार्ड पे आके हालात, आपको अलायंसेस बना के आपको चैलेंज करना नहीं है। मैं आपके साथ, मैं आपको G2 की कंसिडरेशन देता हूं कि मैं और आप दो बड़ी पावर्स हैं, हम दोनों मिलके बात करेंगे। मैं आपको सल्यूट भी करता हूं, आप बहुत बड़े ग्रेट लीडर हैं, आए मिलके काम करते हैं, आए कारोबार करें। पहले उन्होंने टैरिफ लगा लिए, टैरिफ लगा के उनको टाइट किया, उनको बताया, और अब उनके साथ बात करेंगे और चीजें खोलेंगे। सो चाइनीज लीडरशिप इस चीज को अप्रिशिएट करती है। तो आप अगर देखें कि जो ट्रम्प, चाइनीज जो हैं वो थोड़े असर्टिव नजर आते हैं, और अमेरिकन जो हैं वो पहले ही बहुत सारी कंसेशंस दे चुके हैं। देखिए, चाइनीज ने इंडिया से ताल्लुकात इसलिए अच्छे किए थे, गलवान की जो 2020 की जंग हुई थी, बिकॉज इंडियंस ने कहा था कि हम क्वाड का सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने देंगे। तो चाइनीज ने इस चीज का फायदा उठाया कि इंडिया अमेरिका के लिए काम नहीं करेगा इस खित्ते में हमारे खिलाफ, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके साथ नॉर्मलाइजेशन करें। वो बात अमेरिकन को भी बुरी लगी। तो मेरी जाती राय के अंदर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा रिलीफ दे रही है चाइना को कि हमारा आपका जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन है। इसीलिए कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की चाइनीज इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं कि आए मिलके काम करें और फ्यूचर पे फोकस करें। आप एक बड़ी एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमी है, और अमेरिकन को क्या चाहिए कि हमसे चीजें खरीदें। वो उनसे चाइनीज खरीदने को तैयार है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, पैसा है, वो उनको पता है ट्रम्प की क्या मजबूरी है। ट्रम्प ने जाके कहना है कि देखो मैं तो अब इतनी चीजें अब एक्सपोर्ट करूंगा, इतनी मेरी डील्स हो गई। अब वो देखते हैं क्या डील्स होती हैं या क्या, वो बात की बात है। लेकिन ये इंडिया की रेलेवेंस बहुत ज्यादा कम हो गई है। देखिए, इंडिया की रेलेवेंस इसलिए थी क्योंकि हर चौथे महीने, तीसरे महीने क्वाड की मीटिंग हो रही है, इंडो पैसिफिक पे अमेरिकन लीडरशिप आ रही है। अब अमेरिकन इंडो पैसिफिक में आते नहीं, उन्होंने कहा जी हम तो अमेरिका पे फोकस करेंगे, और फिर वो मिडिल ईस्ट में बिजी हो गए, वो रशिया यूक्रेन जंग में जो है वो बिजी हो गए। तो इस खित्ते के अंदर ट्रम्प साहब ने इंडियंस को इररेलेवेंट कर दिया है। उनको ये कहा है कि आप हमारे इकोनॉमिक पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हमारे थे वो नहीं है। इवन कि आपको मजे की बात बताऊं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हालात ये थे कि देयर वाज एन इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका, यानी कि इस हद तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया का रोल बढ़ा दिया था कि अफ्रीका में भी अगर अमेरिका ने जाना है तो वो कह रहे थे आओ इंडिया के साथ मिलकर चलते हैं, इनकी वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकी वहां कम्युनिटी है, और चाइना को हमने वहां काउंटर करना है। वो सारी की सारी पॉलिसी जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रिवर्स कर दी है। अब पोजीशन ये है कि अब इंडियंस कह रहे हैं कि कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही हमें मिलने आ जाए, कोई डिफेंस सेक्रेटरी आ जाए, कोई बंदा इंडिया नहीं आ रहा, सिर्फ कारोबार की बात हो रही है। हालांकि आपको याद होगा जब ट्रम्प की कैबिनेट बनी है और वो कैबिनेट के नाम आप सुनते थे, जब उनका तस्करा होता था, उनके बैकग्राउंड डिस्कस होते थे, तो टू बी ऑनेस्ट जो भी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल अफेयर्स को समझते थे वो यही बात कहते थे कि ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा खतरा होता जा रहा है। लेकिन जब प्रेसिडेंट राजी तो फिर क्या करेगा बाकी का जो काजी है। सो पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बिल्कुल चेंज ही हो गई, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी जो थी वो पाकिस्तान के लिए बड़ी चैलेंजिंग थी। सो इंडियंस तो अब ज़ाहिर सोचते होंगे कि अब उनका क्या करना है, क्योंकि उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, लॉबिंग फर्म्स, उनका पैसा, राइजिंग शाइनिंग इंडिया का इमेज जो वो लेके चल रहे थे या जो पॉलिसीज़ थी, यू राइटली सेड सो कि अब उनके लिए जो है वो बड़ा चैलेंज है। मैं ज़रा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, चाहता हूं कि आप सब इस पे एक एक मिनट कमेंट कर दें क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। एम्बेसडर साहब, मैं आपसे पूछूंगा पहले, नेतन्याहू के मुबैना यूएई विजिट को आप किस तरह देख रहे हैं
क्या इस वक्त जो करंट सिचुएशन है एक नए जो रीजनल पावर स्ट्रक्चर की तरफ इशारा कर रही है? आप इसमें कुछ इस तरह देखते हैं? बिकॉज टाइम थोड़ा सा कम है, मैं चाहता हूँ सब इस पे एक मिनट गुफ्तगू कर लें। प्लीज। यकीनन ये रीजनल पावर स्ट्रक्चर की तरफ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जीसीसी तकसीम हो जाएगा, यूएई जो है वो अपनी लाइन लेगा, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल और यूएई मिलके, और वो बड़ी कुव्वत का मुजाहरा आगे जाके करने की कोशिश करेंगे। वो जो अज़ाइम है वो जो पूरे नहीं हो सके पहले, वो अब पूरे करने की कोशिश करेंगे। और उसके इस्तिफादा ज़ाहिर है जो मुल्क के साथ करता है, अगर ये बात सही है, क्योंकि यूएई मानता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल सियाको सबाक और जिस तरीके से खबर आई है नेतन्याहू के अपने घर से, तो उस लिहाज से इसको इतनी आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता है। तो यकीनन जवाब आपका जो आपने सवाल किया है वो हाँ में है। तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में हमें एमबीएस को तो फिर जो है वो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने कितना टाइमली जो है वो पाकिस्तान, जाहिर है पाकिस्तान का उनका सऊदीया का एक पुराना एग्रीमेंट, और न सिर्फ वो बल्कि इन सरबराहान को पता है, एमबीएस को पता है कि अगर वो जिस तरह पहले उनका ख्याल था कि वो इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो जाएं, तो उनका बॉटम अप प्रेशर बड़ा खतरनाक किस्म का निकलना था अपनी ही आबादी से। और बाकी ममालिक जो है वो इसमें मैं उनके नफ्स को थोड़ा जानता हूं। बिफोर ही हैज टेकन दैट डिसीजन, पाकिस्तान सऊदीया का एग्रीमेंट, फ्रेंडशिप वो तो है पुरानी, लेकिन उसको मटेरियलाइज करना, डॉक्यूमेंट करना, जाहिर है उसकी हमें डिटेल्स तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जिस हद तक पता है वो बड़ी जो है वो अब तो तुर्की और कतर भी शामिल हो रहा है उसमें। जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब 1 मिनट, योर टेक ऑन। लेकिन मैं आई फील के बेशक मतलब जाएं यूएई जाएं, जैसे भी जाएं, उनके अपने मुल्कों के इंटरेस्ट हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं, बट वी शुड बी कंसर्न कि हमारे से सऊदी के यूएई के रिलेशनशिप वो अच्छे क्वार्टर रिलेशनशिप हैं, ठीक वर्किंग रिलेशनशिप है, दैट मस्ट कंटिन्यू। हमारी वहाँ बहुत वर्क फोर्स है, इसलिए हम श्योर कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर should be talking to them, must be already talk to them, वो मेंटेन रहेगी। फेयर एनफ। आप बिल्कुल ठीक है, आप यही बात करें कि पाकिस्तान की पॉलिसी अब हर कंट्री के साथ उसकी बायलैटरल रिलेशनशिप पे रिलाई कर रही है, इस पे नहीं कि किसके साथ क्या ताल्लुकात हैं। स्पॉट ऑन, वेरी स्पॉट ऑन ब्रिगेडियर साहब। चीमा साहब 1 मिनट। देखिए बड़ी ज़बरदस्त ये ट्रांजिशन हो रही है, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं, और मुझे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आती है, क्योंकि माजी में भी हमें मौके मिले हैं, लेकिन हम चीज़ों को उस तरह कैपिटलाइज नहीं कर सकते। और इस वक्त हमें एक नेशनल यूनिटी की भी ज़रूरत है, नेशनल रिजॉल्व की भी ज़रूरत है, और ये घर में जो हम चीमा साहब, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन हमें बहुत ज़बरदस्त टीम बनानी पड़ेगी, बेस्ट लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि इस इंटरनेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी को हम मिस ना करें। अनफॉर्चुनेटली आप ठीक कह रहे हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ विंडोज़ को इसलिए मिस करते हैं कि हम कॉम्पिटेंट लोगों को यूटिलाइज़ नहीं करते, और कॉम्पिटेंट लोग ही हैं जो आपको इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ में हेल्प कर सकते। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में वो लोग हों जो लोग इस सारे सिचुएशन को कैश कर सकें, कैपिटलाइज कर सकें। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब आपका, डॉक्टर कमर चीमा साहब आपका, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपका, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।